वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का प्रिया क्लासेस में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन, खुशमिजाज और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला एक दृष्टि में वर्ण तालिका के अनुसार हम लोग देखेंगे। वर्ण तालिका के अनुसार सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे वर्ण तालिका में स्वर और व्यंजन। किसे देखेंगे? स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? आप लोग बताइए, स्वर किसे कहते हैं? स्वर उसे कहते हैं जो खुद की सहायता से बोले जाते हैं। जो खुद यानी स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वर। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिसे को बोलने में, जिस वर्डों या अक्षरों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यंजन। जिस अक्षर को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम लोग व्यंजन बोलेंगे। और स्वर स्वयं की सहायता से बोले जाएंगे और व्यंजन स्वर की सहायता से। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से बोले जाएंगे व्यंजन। ओके, उसके बाद से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। जिसको बोलने में कम समय लगे, यानी जो आप लोग श्वास लेते हैं, श्वास से बोलते हैं, उसको बोलने में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर बोलेंगे। और जिन अक्षरों को बोलने में अधिक समय लगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। यदि श्वास की मात्रा कम है तो ह्रस्व स्वर, यदि श्वास की मात्रा अधिक है तो दीर्घ स्वर। जैसे अ, ई, उ, ऋषि, ये चार क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं आपके। क्या है? ह्रस्व स्वर। देखिए अ को बोलने में बहुत सारा समय नहीं लेना पड़ रहा है। अ, ई, उ, ऋषि। ठीक ना? यदि आपसे कोई पूछे कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बताएंगे 4। क्या बताएंगे? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और ऋषि। अब दीर्घ स्वर देखेंगे। जिसको बोलने में अधिक समय लगेगा, जिन अक्षरों को बोलने में अधिक समय लगे उसे क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। जैसे देखिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आप देखिए इनकी अपेक्षा, यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर को बोलने में अधिक समय लग रहा है। लग रहा है ना? ठीक ना? ये किससे मिलते हैं? किससे मिलके बने होते हैं ह्रस्व स्वर? अ प्लस अ बराबर आ। यानी दो स्वर अ मिलेंगे तो बड़ा वाला आ यानी दीर्घ बनेगा। बड़ी वाला ई किससे मिलके बनेगा? ई प्लस ई बराबर ई। ठीक ना? बड़ा वाला उ बनेगा उ प्लस उ बराबर उ। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। ठीक ना? अब आपसे कोई पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11। क्या कितना होगा? 11। इन्हीं दो स्वरों से मिलकर स्वर की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। ओके, अच्छा अब आ जाइए व्यंजन में।
किस में आना है? व्यंजन में। व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक ना? स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? क वर्ग से प वर्ग तक, यानी क, ख, ग, घ, अंग से लेके कहाँ तक बताइए आप लोग? प वर्ग तक। कहाँ? प वर्ग तक आपका क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाएंगे? य, र, ल, व। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती कितनी है? 25। कितनी होती है? 25। जैसे कंठ, तालु, मुद्रा, दंत और ओष्ठ। क से अंग तक कंठ, च से झ तक तालु, ट से ढ तक मुद्रा, त से ध तक दंत और प से म तक ओष्ठ। ठीक ना? इन पांचों की संख्या कितनी होती है? 25। और इसी स्पर्श व्यंजन में ड और ढ भी होते हैं। ठीक, ये भी स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। किस व्यंजन में आ जाएंगे? स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। यानी क से प तक आपका क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन हो गया, जिसकी संख्या होती है 25। और ड और ढ को लेके 2 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 27। यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को मिलाकर स्वर की संख्या 11 हो जाती है। और व्यंजन में स्पर्श संख्या व्यंजन और ड और ढ को मिलाकर स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। ये आपको याद करना पड़ेगा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। श, ख, श, ह। क्या हो जाएगा? श, ख, श, ह। ठीक ना? आगत व्यंजन किसे कहते हैं? ज और फ को। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? ज और फ को। ध्यान से देखिएगा, ज और फ के नीचे ये बिंदी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? जिसे जापानी वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जापानी वर्ड। आगत व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? 2। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4, छ, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4, छ, त्र, ज्ञ, स्र। यानी छत्री वाला छ, त्र वाला त्रिशूल, ज्ञ वाला ज्ञानी और ये स्र, श्रमिक वाला स्र। ठीक ना? अब आप लोग देखेंगे कि ये चारों लिखे कैसे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? स जो है वो किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है? ठीक ना? छ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, सीटेट के पेपर में आएगा। ठीक ना? छ कैसे बनेगा? आधा क प्लस ख से। कैसे बनेगा? आधा ख प्लस आधा क प्लस ख से। ठीक, अब आप लोग पूछेंगे कि मैम आधा क, जिस व्यंजन के नीचे ये हलंत लग जाता है उसका मतलब है कि वो जो व्यंजन है वो क्या है? आधा है, हाफ है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, त्र कैसे बनेगा? त्र कैसे बनेगा? ठीक ना? आधा त्र प्लस र। कैसे बनेगा? आधा त्र प्लस र। ज्ञ कैसे बनता है? ज्ञ। ठीक, ज्ञ कैसे बनेगा? देखिए, ज, आधा ज प्लस इया, आधा ज प्लस इया। और स्र कैसे बनेगा? स्र कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा, स्र कैसे बनेगा?
आधा स प्लस र। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के पेपर में पूछता है कि त्र कैसे बनेगा, बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे और किसी किसी ऑप्शन में ये हलंत नहीं दिया रहेगा, हलंत नहीं दिया रहेगा और आप उस पर टिक का चिन्ह लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हलंत बिल्कुल लगाना इंपॉर्टेंट है। आधा त्र प्लस र, त्र ज्ञ का हो जाएगा आधा ज प्लस इया ज्ञ, और श्र का हो जाएगा आधा स प्लस र बराबर श्र। इसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन। ओके, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर अभी हम बताए हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, क्योंकि 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 4। ठीक ना, 7 होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4, और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 11, यानी टोटल स्वर की संख्या कितनी हो गई, 11। ठीक, और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 52। कितनी होती है, 52। कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है और स्वर व्यंजन हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 52। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध, यानी अवरोध मीन्स होता है रुकावट। क्या होता है, रुकावट। बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। स्वर स्वतंत्र होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऐसे। ओके, ठीक, आगे है, नेक्स्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों को हम बोलें और उनको बोलने में हमें कम समय लगे उसे हम क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ और ऋषि, इन चारों को बोलने में कम समय लगेगा। आप लोग खुद बोल के देखिएगा, अ, ई, उ और ऋषि। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी इस स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। जैसे आ, जैसे आप लोग देखेंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, इनको बोलने में बहुत अधिक समय लगेगा। एक बार और बोल के देखिएगा आप लोग, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर को बोलने में अधिक समय लग रहा है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे, जिनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे और आप लोग देखिए इसको अच्छे से समझ जाइएगा, अच्छे से एक नोट्स बनाइएगा, खूब सुंदर सा नोट्स बनाइएगा और इन सारे टॉपिक को अच्छे से अपने एक उस नोट्स में लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम आए तो आप लोग को पता रहे, एक सरसरी निगाह से बस आपको देखना रहे। यदि मेरा यह वीडियो आपको हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।